नाज़रीन सुबह बखैर। 15 दिसंबर की आज सुबह है और जुम्मे का आज दिन है। आप तमाम लोगों को जुम्मा मुबारक। शो में आज बहुत कुछ है आपके लिए, सियासत के ऐवानों से लेकर खेल के मैदानों तक बहुत से टॉपिक पर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र करते हैं स्टॉक एक्सचेंज का, जो कि मईशत के बैरोमीटर कही जाती है। इंडेक्स हम देख रहे हैं कि आए दिन ऊपर चला जा रहा है, तो सरमायाकारों और ताजरों की जान में जान भी आ रही है और ये इशारा भी मिलता है कि मुल्क की मईशत सही समत में जा रही है। यही वजह है कि पिछले कई हफ्तों से स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेज़ी नज़र आ रही है। छोटे हों या बड़े इन्वेस्टर्स खूब कमा रहे हैं। आज हफ्ते का आखिरी रोज़ है। आज मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स हैं, इसी वाले से बात करेंगे। समा के नुमाइंदे रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, ये कहिएगा कि इस वक्त स्टॉक मार्केट में क्या सूरत हाल है और अब तक कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ है? रिजवान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं चाहूँगी कि रिजवान से हमारा रब्ता हो सके और रिजवान से हम पूछें, क्योंकि हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी पाई जा रही है। एक बुलिश ट्रेंड जो है वो हम देख रहे हैं हमारे स्टॉक मार्केट में, विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी गुड। हमारी अगर स्टॉक मार्केट के वाले से बात की जाए, जो इन्वेस्टर्स को, ना सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स बल्कि छोटे इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा इंकरेज करें कि ये वो टाइम है कि आप आके इन्वेस्ट करें मार्केट में। और जब देखते हैं कि किसी भी मुल्क की स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत अच्छी चल रही होती है, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है, तो ये बाहर की दुनिया में भी एक तासुर जाता है कि इस मुल्क की जो मईशत है वो कितनी मुस्तहकम है। और फिर यही जो स्टॉक मार्केट की सिचुएशन होती है, ये दुनिया भर से जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो दूसरे इन्वेस्टिंग ममालिक होते हैं, उनको एक तरह से दावत भी देते हैं कि वो आएँ और पाकिस्तान में जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स के अलावा और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें इन्वेस्ट करें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना आज हम स्टॉक मार्केट से आगाज़ करें। एक अच्छी खबर से आगाज़ होना चाहिए ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं उनको यकीन होना चाहिए, उनको एतमाद होना चाहिए, वो पॉजिटिव होने चाहिए कि नहीं भी हमारे मुल्क में चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और पिछले दिनों से हमने देखा भी था, एक सर्वे सामने आता जो कह रहा था कि जी महंगाई में कमी वाक़या होगी। तो हम सोच रहे थे कि ये कैसे हो सकता है भाई, लेकिन हमने देखा कि जी आलमी मार्केट में सिर्फ तेल की कीमत कम है, हमारे यहाँ तेल की कीमत कम तो हो रही लेकिन उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स इसके पीछे और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम उतना कट नहीं लगा सकते जितना हमें लगाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी शराइत IMF की जो कि हमें माननी भी हैं। तो अब हम ज़रा आगे जाके देखेंगे जी कि क्या सिचुएशन बनती है। मैं अपनी रिजवान आलम हमने हमें दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। रिजवान, ये बताइएगा मार्केट का आज पहला दिन है, क्या सूरत हाल है जी? पहला दिन तो नहीं है मार्केट में, आज आखिरी कारोबारी। माफ कीजिएगा जी, बस वो आपके इंतजार में लफ्ज मेरे आगे पीछे हो गए। जी, मार्केट में आज आखिरी दिन है, कारोबारी रोज है वधिया। और मार्केट में आज सुबह ही से ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। एक मौके पर 400 के करीब पॉइंट्स का भी इजाफा हुआ था स्टॉक मार्केट में और मार्केट जो है 65,800 से ऊपर चली गई थी। इस वक्त भी मार्केट में 300 पॉइंट्स का इजाफा है। स्टॉक देखिए एक तरह की सुपर मार्केट है। जैसे आप मैं रिजवान को सुन नहीं पा रही, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं रिजवान को सुन नहीं पा रही। आज माफ़ कीजिएगा, आज ज़रा आखिरी दिन है क्योंकि हफ्ते का, और क्योंकि मैं रिजवान का इंतज़ार करते करते, वो आपको पता है वर्ड्स लाइव हम होते हैं तो उसमें छोटी मोटी चीज़ें गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो क्योंकि आखिरी दिन ये बड़ा मैटर करता है कि आगे फिर वीकेंड आ जाएगा तो मार्केट जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है। क्योंकि ऑफ कोर्स जहाँ पे मार्केट ये ख़त्म होगी तो उसके बाद फिर मंडे को एक अच्छा नया ट्रेंड उसका भी आगाज़ होता है। तो जैसे ही चीज़ें थोड़ी बहुत बेहतर होती हैं तो मैं चाहूँगी कि मैं रिजवान से दोबारा से पूछूँ। रिजवान, आप मेरे साथ मौजूद हैं? बिल्कुल मदिया, मैं मौजूद हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे? जी, मैं अब आपको सुन पा रही हूँ। अच्छा जी, बता दें आखिरी दिन हफ्ते का क्या ट्रेंड है? बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी है स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट में आज कारोबार का आखिरी रोज़ है, जुम्मे का दिन है और आज दो सेशन मार्केट में होंगे। पहला सेशन का अख्तिताम हो जाएगा 12 बजे, उसके बाद 2:30 बजे दूसरा सेशन शुरू होगा। आज सुबह ही से मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी है। एक मौके पर 100 इंडेक्स में 400 के करीब पॉइंट्स का भी इजाफा हुआ था और ये 65,800 से ऊपर चला गया था। इस वक्त भी जो है 290 पॉइंट्स का इसमें इजाफा दिखा रहा है ये, और ये 65,700 और समथिंग पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट जो है वो देखिए, मार्केट बड़ी ज़बरदस्त है। सरमायाकारों की अगर बात की जाए तो सरमायाकार निहाल है, बड़ा अच्छा पैसे उन्हें बना रहे हैं। जो 3 साल से स्टॉक मार्केट चली नहीं थी, मार्केट में शेयर की प्राइसेस बहुत नीचे आ गई थी और बहुत लोग इसमें जो है वो डिप्रेस थे, फंसे हुए थे और वो अपना सरमाया लगा के मतलब ये समझ लें मायूस हुए थे स्टॉक मार्केट से। उन सारे मायूस चेहरे जो है वो, उन चेहरों पे अब रोशनी की किरणें हैं और खुशी है और आगे भी मतलब अच्छी बातें की जा रही है स्टॉक मार्केट के हवाले से कि मार्केट जो है ये इस वक्त एक ऐसे नोट पे है कि जहां मजीद जो है इसमें सरमाया लगाया जा सकता है और सरमाया कमाया भी जा सकता है, मुनाफा कमाया भी जा सकता है। जो सरमायाकार हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश है इस हवाले से, लेकिन जो बुलिश ट्रेंड है ये जो चल रहा है बड़ा ज़बरदस्त और इसको देख के हमें भी बड़ी खुशी हो रही है। ये कब तक जारी रहेगा और मज़ीद मार्केट आपको क्या लग रही है कि आने वाले दिनों में और इतनी ऊपर जा सकती है?
देखिए, माहिरीन इसके हवाले से बताते हैं कि जब तक आलमी सतह पर तेल की कीमतें गिरती रहेंगी, मज़ीद नीचे आएंगी, डॉलर यहाँ पे नीचे आएगा या मुस्तहकम रहेगा और रुपया मुस्तहकम रहेगा, और इसके साथ साथ शरह सूद जो है वो आगे जाके कम होगी और महंगाई भी नीचे आएगी। तो इस स्टॉक मार्केट के लिए तीनों बहुत बड़ी ख़बरें हैं। स्टॉक मार्केट इन ख़बरों पर चलती है। IMF वाला जो मसला था कि हमारी मईशत जो है वो एक जमूद का शिकार हुई थी, वो ख़त्म हो चुका। हम IMF के प्रोग्राम में हैं, बड़ा स्मूथली पिछला रिव्यू मुकम्मल हुआ है। ये बड़ी खुशकिन खबर थी कि कोई किसी किस्म का तनाज़ा नहीं हुआ और IMF ने बड़ा स्मूथली जो है ये रिव्यू मुकम्मल किया। स्टैंड बाई अरेंजमेंट है $3 अरब का, हमें $700 मिलियन। 11 तारीख को बोर्ड का इजलास है IMF का, उसमें हमें यकीनन ये केस जो है अप्रूव हो जाएगी और उसके बाद फिर $4.5 अरब के मुख्तलिफ लैंडर से हमारे पास जो है वो डॉलर्स आएंगे। तो ये डॉलर्स जब पाकिस्तान की केटी में आएंगे तो पाकिस्तान के ज़र-ए-मुआवजा के ज़खायर ऑलमोस्ट जो है $9 अरब को क्रॉस कर जाएंगे अगले साल, और उस क्रॉस करने की वजह से जो रुपया है वो हमारा तगड़ा होगा। जब रुपया तगड़ा होता है और डॉलर की कीमत नीचे आती है तो चूँकि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं तो हमारी तमाम जो है इंपोर्ट सस्ती हो जाती हैं। सस्ती होने की वजह से पाकिस्तान में महंगाई नीचे आ जाती है, महंगाई नीचे आती है तो शरह सूद नीचे आती है और ये चीज़ मार्केट को ड्राइव करती है। एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा बढ़ सके। लेकिन वैसे क्या लगता है, क्योंकि जब हम डॉलर की बात करते हैं तो लोग जानना चाहते हैं कि अच्छा भाई डॉलर क्या आने वाले दिनों में 250 का होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, कोई नामुमकिन नहीं है। यकीन करें, SIFC जो काम कर रही है इस वक्त, जो सरमायाकारी सहूलत कौंसल बनी है और इसमें जो तमाम मुख्तदर हल्के और हुकूमत एक पेज पर हैं, ये जो काम कर रही है ना, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा काम नहीं हुआ है। जो कुवैत के साथ, कतर के साथ, UAE के साथ, सऊदी अरब के साथ जो हमारे माहिदे हो रहे हैं, ये इतना मतलब क्या समझ पायदार इसके असरात हैं कि जब ये मईशत पे पड़ेंगे। और अभी आपने देख भी लिया कि सऊदी अरब की आरामको कंपनी, जिसका बड़ा दुनिया में शोहरा है, नाम है, वो पाकिस्तान की रिटेल फ्यूल मार्केट में आ रही है और पाकिस्तान में जो है वो डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करेगी। इसी के साथ साथ जो है वो दीगर कंपनियां भी पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। कतर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। PIA को खरीदने के हवाले से जो है कतर का नाम आ रहा है कि कतर एयरलाइन PIA को खरीद लेगी। तो गैर मुल्की इन्वेस्टर्स जो है और सरमायाकार और पूरी स्टेट मशीनरी, ये सब की जो है ना वो मुश्तरका कोशिशें हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान का ज़राअत का शोबा, माइनिंग का शोबा, ऑयल एंड गैस का शोबा, तो ये मुझे बताइएगा कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनमें माहिरीन को अब भी पोटेंशियल नजर आ रहा है? जा रहा है इस पे कि अब आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी वाला मुल्क है और इस पर काफ़ी लोगों को कायल भी कर लिया है पाकिस्तान के हुक्काम ने, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि हमें आए दिन मुतवातिर खबरें नज़र आती हैं। कल ये खबर आई है कि PTCL ने जो है वो टेलीनार को 109 अरब रुपए में ख़रीद लिया। ये पाकिस्तान की तारीख की बड़ी डील है ये इन्वेस्टमेंट के वाले से, क्योंकि PTCL देखिए एतिसलात इसकी जो है पेरेंट कंपनी है। एतिसलात का अगर टेलीनॉर का ऑपरेशन पाकिस्तान में खरीदने का मतलब ये कि गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट और मजीद यहाँ पे आएगी। टेलीकॉम सेक्टर बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। जो स्पेस पॉलिसी हमारी आज मंजूर हुई है कुछ दिनों पहले, वो बहुत ज़बरदस्त सिग्निफिकेंट जो है ना क्या कहते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की IT और टेलीकॉम पर, और इसमें बड़े बुलिश हम देख सकते हैं। यही वजह है कि आप देखें कि ऑयल एंड गैस सेक्टर, टेक्नोलॉजी, ऑटो और जो बहुत सारे ऐसे सेक्टर, सीमेंट और स्टील हो गए जो चले नहीं थे और क्योंकि शेयर्स की कीमतें बहुत नीचे आ गई थी। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सिर्फ 2 और 3 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही थी, अब जाके 4.5 पे आई है, जबकि नॉर्मल जो है ये 9 से 10 के मल्टीपल पर ट्रेड करती है। ये बड़ी खुशहाइन खबर है। बहुत शुक्रिया जी, रिजवान आलम मौजूद थे आज स्टॉक मार्केट में जो तेजी थी उस हवाले से बात कर रहे थे और कहाँ कहाँ पर पोटेंशियल है जहाँ पे सरमायाकार इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस हवाले से बड़ी उन्होंने मुफस्सिल गुफ्तगू की। अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक इत्मीनान बख्श खबर के हवाले से बात करते हैं, एक ऐसे खबर के हवाले से बात करते हैं, एक ऐसे केस में इंसाफ के हवाले से बात करते हैं कि जिसका हम तमाम तो लोगों को इंतज़ार था। सारा इनाम की घर वालों को कल इंसाफ मिल गया। जी हाँ, मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर को 10 लाख जुर्माना और उसको सजाए मौत सुना दी गई है। शरीक मुलजिमा समीना शाह को बरी कर दिया गया है अदम सबूतों की बिना पर, और ये फैसला सेशन जज नासिर जावेद राना ने सुनाया है। आपको बताते चलें कि सारा इनाम को शौहर शाहनवाज ने अपने फार्म हाउस पर नहायती बेदर्दी से कत्ल किया था। वो डंबल जो कि जिससे एक्सरसाइज की जाती हैं उससे उसको मारा, फिर उसके बाद बाथ टब में उसकी लाश को ठिकाने लगाया। हमारे नुमाइंदे असलम खोकर जो है वो इस वक्त सारा इनाम के वालिद इनाम रहमान के साथ मौजूद भी हैं, उनसे हम बात भी करेंगे इस तमाम तर केस के हवाले से। मैं चाहूँगी कि मैं सारा के, अगर असलम मेरी आवाज़ पहुँची तो प्लीज़ मैं सवाल करना चाहूँगी सारा के फादर से, क्योंकि 1 साल 2.5 महीने नहायती कर
अजियत से गुजारने के बाद कल ये फैसला आया है, और जो फैसला आया है क्या वो उससे मुतमईन है? हेलो हेलो कल जो फैसला आया है मुतमईन है? हेलो जी, कल जो फैसला आया है, अल्लाह का शुक्र है कि शाहनवाज़ को सज़ाए मौत हुई है, और इस पे हमें बहुत तसल्ली है, और अब हम उम्मीद करते हैं कि ये इम्प्लीमेंट भी होगा। मगर उसकी माँ को कोर्ट ने हुक्म दिया है बरी होने का। उसके मुतालिक हमें हमारी कुछ कंसर्न्स हैं, और मैं अपने वकील साहब से भी डिस्कस करूंगा कि क्या किया जाए, क्योंकि मेरे ख़्याल में और हम सब लोगों के ख़्याल में ये है कि उनकी माँ बेगुनाह नहीं है। उन्होंने ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट किया है, और या उनको सब मालूमात थी, और उन्होंने क्या कंसर्न्स हैं उनकी माँ के हवाले से? क्या आप समझते हैं कि वो मुझे उसमें जो है वो शरीक मुल्ज़िम है, मुजरिम है? जी, हमारा ख़्याल यही है कि वो, क्योंकि ये सारा वाक़या जो है रात के पहले पहर में हुआ है मोस्ट प्रोबेबली। हमें एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से रात के पहले पहर में हुआ है। तो उस वक़्त वो सोई भी नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली। अगर सोई भी हैं तो इतने शोर शराबे में, क्योंकि मेरी बेटी को जिस तरीके से उसने मर्डर किया है, तो उसकी बहुत चीखें, आवाज़ें और सारा कुछ हुआ होगा, और रात के सन्नाटे में आवाज़ें तो मीलों दूर जाती हैं, तो उसकी माँ को कैसे पता नहीं था? उसने इंटरफेयर क्यों नहीं किया? कम अज़ कम एटलीस्ट अगर इंटरफेयर करती तो शायद कुछ बचत हो जाती, या उसने सपोर्ट किया है, उसको सब कुछ पता था, शायद प्लानिंग में थी। अब हमें ये मालूम नहीं है, और ये तो लॉजिकल ट्रूथ तो यही है कि पार्टिसिपेशन थी, और उसको ज़रूर कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि आप अदालत का जो फैसला है, क्योंकि कल हम बात कर रहे थे। जी असल में मेरे बिहाफ पे अगर आप इनसे सवाल कर सकें, कल जब ये कमरे अदालत में गए थे तो ये किन जज्बात के साथ गए थे? और कल ये भी देखा गया कि कमरा अदालत में नूर मुकद्दम के फादर भी इनके साथ मौजूद थे। जब फैसला आया तो इन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाए रो पड़े, और ये एक ऐसा फैसला था जिसका और बहुत सारे ऐसे बाप इंतजार कर रहे थे जिनकी बच्चियों को भी ऐसे बेईमाना तशद्दुद करके कत्ल किया गया उनके इन लॉज में। तो उस वक्त क्या तासुरात थे? मैं चाहूँगी कि इनकी ज़बानी में सुनूँ कि वो क्या मंजर था जब फैसला आया था। अच्छा नाम साहब, आप कल जब कमरा अदालत में थे, फैसला आया तो वहाँ पे नूर मुकद्दम के वालिद भी मौजूद थे, तो आपको कैसा फील हुआ? आप उनसे मिले भी हैं, लाजमी बात है, उनकी बेटी के साथ भी ऐसे ही जुल्म हुआ है, और इस तरह के वाक़यात ऐसे ना हों, आइंदा हमारी ये दुआ है। क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल पे जब आप कल वहाँ पे मौजूद थे? जी, नूर मुकद्दम के वालिद साहब भी वहाँ थे, उनसे मेरा काफ़ी अरसे से रब्ता है, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट कनेक्शन था। देखिए किस हालात में हम लोग मिले, मगर ये है कि हमें ये तसल्ली है कि कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया था मर्डर का, उसके हैंगिंग का, जाफ़र नास के, तो वो फ़ैसला हाई कोर्ट ने भी मेंटेन किया है, बल्कि उसको बढ़ा दिया है। हमारा भी ये ख्याल है कि हमारे फ़ैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मेंटेन किया जाएगा, और इवेंचुअली हम ये भी चाहते हैं कि नूर मुकद्दम का भी जो अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो भी जल्दी से जल्दी उसका फ़ाइनल फ़ैसला हो, और हमारा केस भी जल्दी अच्छा, आपको क्या लगता है कि कब तक इस पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जी, जब तक कि ये फ़ैसला कागज़ों पे है तो कागज़ों पे ही है, मगर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन हो, और इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि जैसे नूर मुकद्दम का केस है उसको भी जल्दी इम्प्लीमेंट, और हमारा फ़ैसला भी जल्दी इम्प्लीमेंट हो। यानी जो मराइल हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, ये जल्द से जल्द हम अपनी आलिया अदालतों से, जो हमारी बड़ी अदालतें हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इनको केसेस को जल्दी निपटाया जाए। अच्छा, अब कितना मुतमईन है आपका जो केस प्रोसीड किया गया? खास इनके साथ हैं स्पेसिफिकली, जो अगर सारा के फादर के वाले से बात करें, हसन आप मुझे बताएं कि अब ये कितना, जो ठीक है कोर्ट का कल एक फैसला तो आ गया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अब कितना वक्त आपको लगता हुआ नज़र आ रहा है? राना सर हमारे नुमाइंदे अगर हमारे साथ सुन रहे हैं तो मैं आप हाईलाइट करने का आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, और इसमें बेसिकली तो ये है कि रियासत जो है वो
जी मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको। मैं ये कह रहा था कि रियासत जो है जी, वो बिल्कुल, अपने जो इसी तरह के मजबूत फैसले जब देती है तो उससे जो है उसका कानून जो है वो मजबूत होता है। एक प्रॉपर प्रोसेस है जो कानून में दिया गया है ताकि जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो उस फैसलों की, और फिर उसके बाद इसी तरह के दीगर वाक़यात जो हैं वो सामने ना आए। तो ये ट्रायल जो है एक मुश्किल ट्रायल था। हमने इसके अंदर जो है वो एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड करवाई और उसके बाद जो है हमने उसके अंदर आर्गूमेंट्स किए, उसके बाद हमारे हक़ में जो है वो फ़ैसला आया। अब इसका चूँकि इसके अंदर जो है वो सज़ाए मौत दी गई है और इसके साथ जो शरीक मुलज़मा हैं उनको बरी कर दिया गया है, तो अब इसकी जो है वो एक मर्डर रेफरेंस जो है वो जाएगा हाई कोर्ट के अंदर जो सज़ाए मौत है उसकी हद तक, और दीगर जो हैं वो अपीलें जाएंगी। जिस तरह मुलज़िम जो है वो अपील करेगा कि जी मुझे बरी कर दिया जाए, या फिर जो कंप्लेनेंट है और स्टेट है वो जो शरीक मुलज़मा हैं वालदा उनके ख़िलाफ़ जो है वो अपील करेंगे कि इनको भी सज़ा होनी चाहिए थी। तो वो हाई कोर्ट का जो है फ़ैसला जब वो आ जाएगा और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जिस तरह से होता है वो जो है जब अपील का फ़ैसला हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है इसके अंदर अमल दरामद जो सज़ाए मौत है उसकी एग्जीक्यूशन की जो बात करें आप वो एग्जीक्यूट हो सकेगी। तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ये हमारे लिए बहुत मेजर एक जो स्टेप था, जो एक हमारा माइलस्टोन था वो हमने अचीव कर लिया, क्योंकि तमाम जो शवाहिद हैं, जो हमारी शहादत है वो सारी सिर्फ ट्रायल के अंदर जो ट्रायल कोर्ट होती है उसके सामने रिकॉर्ड होनी होती है। तो हमने तमाम गवाहान और अपनी जितनी भी जो फोरेंसिक एविडेंस था और दीगर शवाहिद थे और जो अपने आर्गूमेंट्स थे वो सारे ट्रायल कोर्ट के सामने रखे, और अब एक ये समझ लें कि मेजर एक मरहला तय हो गया। अब उसी को ही हाई कोर्ट ने उन्हीं शवाहिद को और सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोबारा एवेल्यूएट करना है और उनके ऊपर जो है, और होपफुली वी आर वेरी होपफुल। राणा साहब, क्योंकि आप प्रोसिक्यूटर भी हैं सारा नाम के इस केस में, तो कितने चांसेस हैं कि अगर इस अपील में भी ये फैसला जाता है तो जो सज़ा की नौयत है चेंज नहीं होगी? क्विकली मुझे ज़रा बता दीजिए। जी, इसमें मैं यही कह रहा हूँ कि मैं नूर मुकद्दम वाले केस में भी प्रोसिक्यूटर रहा हूँ और सारा इनाम का केस जो है वो भी कदर मुश्तरका है। इनके जो शवाहिद हैं उनके अंदर ये एक तो आई विटनेसेस इनके अंदर नहीं थे, इनके अंदर जो हमने रिलायंस किया है वो जो ऑरल टेस्टमनी है विटनेसेस की जो बाद में पहुंचे उन पे, और जो फोरेंसिक टेक्निक्स हैं जो साइंस के थ्रू हमारे पास आया, जिस तरह डीएनए जो है वो मैच हुआ, जो आला कत्ल है डंबल पे, जो मकतूला है उनके अंडर नेल स्वैब्स, जो उनके नाखूनों के नीचे से स्वैब्स दिए गए वो स्ट्रगल को डिनोट करते हैं, और उसके अंदर से जो है वो डीएनए लिया गया, वो मुलज़म के साथ मैच हुआ। तो ये शवाहिद ऐसे शवाहिद हैं जिनकी बेसिस पे फैसला जो है वो बरकरार भी रहेगा हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। सही, अल्लाह करे जी, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ राना हसन साहब मौजूद थे जो कि प्रोसिक्यूटर थे सारा पूरे केस में, और साथ में सारा इनाम के वालिद हमारे साथ मौजूद थे, और उनके साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदे असलम कोकर। आप तीनों को बहुत शुक्रिया। मैं छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। शहर कराची में कल आगाज़ हुआ 18वीं बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले का, और इस मेले में पाकिस्तान के अलावा दुनिया के 17 ममालिक की नुमाइंदगी मौजूद है। बच्चों, बड़ों, जवान और बूढ़ों की बड़ी तादाद इस बुक फेयर में शिरकत कर रही है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ये सब लोग अदब और किताबों की मोहब्बत में इस बुक फेयर में शिरकत कर रहे हैं, या फिर इसका कोई दूसरा पहलू भी है? इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की है हमारे सीनियर प्रोड्यूसर रेहान अहमद साहब ने। आइए आपको दिखाते हैं। कराची में जारी है 18वां इंटरनेशनल बुक फेयर। इस बुक फेयर का मकसद लोगों को किताब से करीब लाना और उन्हें सस्ती किताबें मुहैया करना है। ये बुक फेयर कराची में पिछले 18 साल से हो रहा है। इन 18 सालों में लोग किताबों से कितना करीब आ पाए हैं और अदब की सूझबूझ उनमें कितनी है, हमने कोशिश की कि आकर यहाँ पे देखते हैं और लोगों से चलकर बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो किताब से कितना प्यार करते हैं और अदब से कितने करीब हैं। आइए, उर्दू अदब से, शायरी से, किसी चीज़ से दिलचस्पी है? जी। चलें, कोई खातून शायरा पाकिस्तान की बहुत मशहूर, उसका एक शेर सुना दें। नहीं, मुझे नहीं आता। उर्दू आपकी अच्छी है? जी बिल्कुल। बादे सबा का मतलब क्या है? सुबह सुबह। कोई ऐसी किताब है जिसका आपको नाम भी याद हो और आप ये कह सकें इस किताब से मैंने ये अच्छी बात सीखी थी? कोई पसंदीदा आपका शायर होगा, शायरा होगी? My husband is a poet already, so I think it's in the family. आपके हस्बैंड का कोई शेर है? हाँ है, लेकिन मुझे याद नहीं है। आपको अपने हस्बैंड का शेर याद नहीं है? नहीं।
इसमें क्या है? उर्दू का एक लफ्ज़ है रंज, इसका मुतज़ाद लफ्ज़ बता सकते हैं कि क्या है? Nope. Urdu is not my first language. बड़ा मशहूर शेर है, इंशा जी उठो अब कुछ करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। शायर का नाम पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। जॉन एलिया आई थिंक। बड़ी मशहूर शायरा थी पाकिस्तान की। खुशबू बता रही है कि वो रास्ते में है, मौजे हवा के हाथ में उसका सुराग है। शेर तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ज़ौक़ ज़रूर रखती हूँ, लेकिन फ़िलहाल इतना पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या। एक शेर है, इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। ये शायर नहीं पूछिएगा, ये शेर बहुत मशहूर है, लेकिन शायर बिल्कुल जहन में नहीं। उर्दू पढ़ने पढ़ाने से जितना मौका मिलता है पढ़ते हैं। बादे सफा एक लफ्ज़ है उर्दू का, क्या मतलब है? हवाएं। बादे सफा का मतलब है सुबह की हवा। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। किस शायर का? फैज़ अहमद फैज़। क्या बात है, ज़बरदस्त। खुशबू बता रही है कि वो रास्ते में है, परवीन शाकिर। इस वक्त मारूफ मुसन्निफ़ा और शायरा हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरमा फ़ातिमा हसन साहिबा। उनसे पूछते हैं कि जो लोग उनके स्टॉल के ऊपर आ रहे हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत स्टॉल भी यहाँ पे लगाया है, वो किस तरह के लोग हैं और किस तरह की किताबों की उन्हें तलाश है? बहुत अच्छे लोग हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, ख़वातीन आती हैं। अभी तो आज पहला दिन है, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ रश बढ़ेगा और इतना बढ़ जाएगा कि हमारे लिए हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। उर्दू लिटरेचर से दिलचस्पी है? कुछ थोड़ी बहुत है सर। अच्छा, थोड़ी बहुत है। क्या पढ़ा है आपने? नॉवेल? नॉवेल में शुआ पढ़ती हूँ, इमरान डाइजेस्ट पढ़ा है और शुआ पढ़ा है। बानो कुद्सिया पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी नॉवेलिस्ट थी, उनका नॉवेल है अलीपुर का एली। इसके राइटर का नाम बताइए। एली यानी इस क्या बोला था? आई डोंट नो मच अबाउट उर्दू नॉवेल्स, सो नो आइडिया। बानो कुद्सिया की एक बड़ी मशहूर बुक है अलीपुर का एली, उसके राइटर का नाम बताएं। उसके राइटर का नाम है बानो कुद्सिया। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। हमारी ज़बान का जो अब हाल है उसके ज़िम्मेदार बच्चों से ज़्यादा हम खुद हैं। ना हमने बोलने पे उस तरह से तवज्जो रखी, ना लिखने पे उस तरह से तवज्जो। ये हमारी गलती है, मैं मानती हूँ। आप बताइए, आपका नाम क्या है? हानिया बिनते वान। तो आप क्यों आई हैं यहाँ पे? शेर सुनाने। ओह, शेर सुनाने, सुना दीजिए। ये गाजी है तेरे पर सरार बंदे, ये गाजी है तेरे पर सरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा ज़ौक़ खुदाई। क्या बात है, किसका है? रामा इकबाल का। 18वें कराची इंटरनेशनल बुक फेयर में शिरकत करने वाले लोगों से बात करके अंदाज़ा हुआ कि यहाँ आने वाले तमाम लोग सिर्फ किताबें ख़रीदने के लिए यहाँ नहीं आए, बल्कि वो इसलिए भी यहाँ पर आए हैं कि ये शहर का एक बड़ा इवेंट है। क्या ही अच्छा हो कि यहाँ आने वाले लोग अच्छी अच्छी किताबों का इंतखाब करें और उनसे अच्छी बातें सीख कर दूसरों तक पहुँचाएँ। कैमरामैन रज़ा खान के साथ रेहान अहमद, समा कराची। बहुत शुक्रिया जी रेहान अहमद साहब का, आपने बड़ा ज़बरदस्त पैकेज देखा और वो जो लोग हमें देख रहे हैं तो इब्ने इंशा, और इतना आसान है, मैं तो हिंट दे रहे थे, इतने अच्छा मैंने कभी भी नहीं देखा कि सवाल पूछने वाला इतना हिंट दे। तो खैर बहुत ज़बरदस्त पैकेज, बड़ा मज़ेदार पैकेज आपने देखा और हमें आइडिया हुआ कि कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद हैं। मैंने ख़वातीन की तादाद ज़्यादा देखी, लेकिन अभी ये मेला जारी है, तो आप तमाम तो लोग खुद भी जाइएगा और अपने बच्चों को भी ज़रूर लेके जाइएगा। अब ज़रा मैं कुछ बात करूँ सियासत के हवाले से, क्योंकि फैसले की घड़ियाँ हम देख रहे हैं रोज़ बरोज़ मज़ीद करीब आती जा रही हैं। सियासी मैदान में घमसान का रन पड़ने का इम्कान है, कोई जीत के लिए पुरुमीद है तो किसी को अपनी हार का खौफ है, कोई इलेक्शन मुलतवी होने के अंदेशे में मुब्तला है तो किसी को धांधली का डर सता रहा है। और जैसे भी मैंने बात की कि इलेक्शन मुलतवी होने का खौफ, तो इस वक्त ये वो खौफ है जो कि तमाम पार्टी को घेरे में लिए हुए है। स्पेसिफिकली जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिटिशन दायर की जो DROs और ROs की तकर्री के हवाले से, उसके बाद जो उनकी ट्रेनिंग सेशन थी उसको भी रोक दिया गया। अभी आपको देखिए कि टाइम कितना कम रह गया है, तो कैसे मुमकिन हो सकेगा कि इलेक्शन जो हैं वो वक्त पर ही हों। इसी वाले से बात करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फ़याज़ हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। फ़याज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। फ़याज़ साहब सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि जो अब स्पेसिफिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पिटिशन दायर की है DROs और ROs की मुकर्ररी के हवाले से आपको लग रहा है कि जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो सकेगा और इलेक्शन वक्त पे होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मदिया साहिबा के एन एक दिन पहले कि जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करना था, PTI ने रिट पिटीशन करके स्टे ले लिया लाहौर हाई कोर्ट से। अब मैं नहीं समझता कि 54 दिन का जनाब कम अज़ कम शेड्यूल होता है और 54 दिन आज के दिन मेरे ख्याल पूरे हो रहे हैं।
तो ऐसे मौके पे जो तहरीक इंसाफ ने ये मुनाफिकाना एटीट्यूड रखा है, मैं थोड़ा सा आपके सामने हकीकत पसंदाना आपके सामने तज्जिया रखता हूँ। इन्होंने एतराज़ किया कि इंतजामिया और ब्यूरोक्रेसी से हमने जनाब आरोस कबूल नहीं करने, अदलिया जनाब की तरफ से आरोस दिए जाए। अब ये हकीकत है कि ये पिछला इलेक्शन जो 12 मई को अनाउंस हुआ था, जिस इलेक्शन में उल्टी कलाबाजियां खा के और एक टांग उठा के लुड़ियां डालते हुए तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी इसी साल पंजाब असम्बली का, उसके सारे आरोप जो है ना यही एसीज और एडिशनल कमिश्नर और डीसी से उस वक्त तो जनाब वो हलाल था और जायज़ था। ये भी तारीख का हिस्सा है कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर इलेक्शन इंतजामिया और ब्यूरोक्रेसी की जनाब आरोज की तरफ से जनाब कंडक्ट किए गए हैं। ये भी हकीकत है कि इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन के लिए प्रॉपर तरीके से बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि हमें अपने आरोज के लिए आप अपनी मातहत जुडिशरी दें। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारी जुडिशरी के ऊपर इतना बोझ है केसेस का कि हम जनाब ये आपको इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। जब उनकी तरफ से इनकार हो गया तो फिर मजबूरन इंतजामिया की तरफ जाना पड़ा, और कोई पहली दफा नहीं जाना पड़ा। अभी पिछला ये 12 मई का इलेक्शन जो आज से 7 महीने पहले जनाब बड़ी खुशी खुशी लुड़ियां डाल के कर रहे थे, अब मैं हैरान हूं कि जो पीटीआई पिछले 1.5 साल से सोशल मीडिया बैरूनी ताकतों की, मुल्क दुश्मन ताकतों की शय के ऊपर इन्होंने तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया में मचाया हुआ है कि हम इलेक्शन में फटियां बांध देंगे, मुखालफीन की थुन्ने सेक देंगे, दांत तोड़ देंगे, जमानतें जब्त कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एंड एक दिन पहले जनाब इलेक्शन से भाग गई, एक दिन पहले इलेक्शन का जनाब स्टे ले लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सुहेल बड़ाई साहब वाला खुला तजाद है और इससे ये बेनकाब हो गए हैं। इससे इनकी मुनाफिकत जनाब खुल के सामने आ गई है। इनको नजर आ गया कि इलेक्शन इनके बस की बात नहीं है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने रखूँ, जो मेरी एक परसेप्शन है, जो इस्लामाबाद में जो मैं फील कर रहा हूँ, बुनियादी तौर पर पीटीआई मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा साहब की मौजूदगी में इलेक्शन से कन्नी कतरा रही है। उसकी पूरी कोशिश है साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की कि इसको डिले किया जाए, लिंगर ऑन किया जाए, पोस्टपोन करवाया जाए और इलेक्शन जो है वो अगले चीफ जस्टिस जो आ रहे हैं उनकी सुपरविजन के अंदर कंडक्ट करवाया जाए। पर अगर ऐसा हो तो वो भी हम देखेंगे, उसमें भी तो कितना वक्त पड़ा हुआ है। ये तो पूरा सिस्टम जो है वो डिरेल हो जाएगा अगर वक्त पे इलेक्शन ना हुए तो। वही तो कह रहा हूँ कि ये एक इंतहाई नेगेटिव एक्ट है और ये हस्बे साबिक वही साजिशें हैं जो पिछले 2 साल से साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़यादत में पाकिस्तान के रियासती अदारों के अंदर नकब लगाने के लिए, पाकिस्तान के रियासती अदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के रियासती अदारों में लोगों को, अरबाब बस्तो कुशाद को आपस में लड़ाने के लिए जो ये करते रहे। अब इन्होंने ये साजिश जो की है कि एक दिन पहले, कल इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होना था, कल या हद आज का दिन है कि जिस पर इलेक्शन शेड्यूल का टाइम पूरा होता है, इन्होंने जनाब से एक दिन पहले जाके स्टे ले लिया। तो अब आप देखते हैं कि इसके ऊपर जो आपका लार्जर बेंच है हाई कोर्ट का, वो फौरी तौर पर डिसीजन लेता है, क्या करता है क्या नहीं करता। लेकिन इन केस अगर फौरी तौर पे डिसीजन नहीं लेता तो ऑफ कोर्स मतलब तमाम तर लोगों की नज़रें जो आने वाले इलेक्शंस पर, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा दम भर रही थी कि जी आप एक बार इलेक्शन होने दें फिर अवाम का फैसला आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अगर वही इलेक्शन वक्त पे नहीं हो पाते तो आप देखिए मुल्क की और बहुत सारी चीज़ें जो है, मुल्क की होने वाली बहुत सारी डील्स भी जो है वो इस पर निसार करती हैं। तो आप लोगों की पार्टी का फिर वैसे क्या लाएमल होगा अगर अल्लाह न करे बर वक्त जो इस हवाले से फैसला नहीं होता? तो देखिए हमारा तो यही मुतालबा है कि इलेक्शन पर वक्त हो और हम तो पूरी तैयारी में है और हम अपनी सारी जोड़ तोड़ पंजाब की सतह पे, मुल्की सतह पे और अपने हलकों की सतह पे हम तो अपने लगे हुए थे। अब ये पीटीआई ही गई। और फिर मज़ेदार बात ये है, एक और चीज़ जना इससे लिंक करके मैं ये समझता हूँ कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपनी आदत सानिया के जिस थाली में खाते हैं उसको लाजमी छीन करते हैं और ये एहसान बंदी इनमें नहीं है। इन्होंने कल अपने वकील हामिद खान, मशहूर ज़माना उनके राइट हैंड, उनके ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो शौकत अजीज सिद्दीकी की रिट पिटीशन की, उसमें अपने ही मोहसिन जनरल फैज हमीद को कुड़की पे लगवा दिया। ना जाते हामिद अली खान, ना ये केस वो लेके जाते, ना जनरल फैज जनाब
सुप्रीम कोर्ट के सामने अब आने पे मजबूर होते हैं। और अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के अंदर जनरल फैज हमीद मौजूद होंगे और फिर उनका सारा कट्टा छट्टा वो सारा खुलेगा। और किसके जरिए से खुलेगा? साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के राइट हैंड और उनकी जुबान रखने वाले हामिद खान जो सीनियर वकील है, उनके जरिए से जनाब जनरल फैज हमीद का एहतसाब अदालत के अंदर आप देखेंगे। ये है भाई सारा सिनेरियो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने सभा टीवी के जरिए से मैं रख रहा हूँ कि आप देखें एक तरफ अपने ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। एक तरफ अपने ही वकला के जरिए से अपनी ही जनाब पटिशन के जरिए से इलेक्शन मुल्तवी करवाने के चक्रों में है, दूसरी तरफ अपने जो सुपर मोहसिन है, सुपर से भी डुपर मोहसिन जनरल फैज हमीद, उनको लाने वाले, उनको जनाब फिनिशिंग करने वाले, उनको वजीर आजम बनवाने वाले, उनके बजट पास करवाने वाले, उनकी अदम एतमाद की तहरीकों को नाकाम बनवाने वाले, उनकी हर चीज करने वाले, उनके खिलाफ हामिद खान के जरिए से उनको अदालत के कटहरे में नाम की जगह वो खड़ा करवा रहे हैं। चलें, एक तरह से तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कोशिश की गई है और जो स्पेसिफिकली उन्होंने जो पिटिशन दायर की उसके बाद चैलेंज कर दिया गया जी तकरड़ी, वो देखते हैं जी आगे ये मामला सॉर्ट आउट कब होता है, क्योंकि वक्त अब बहुत कम रह गया है और अगर ट्रेनिंग नहीं होगी, अमले की ट्रेनिंग नहीं हो सकी तो क्यों कर मुमकिन होगा आगे। अच्छा, ज़रा मैं अब आपसे ना ज़रा बहुत सारी पार्टीज़ के जो जैसे बयान सुन रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी हमें वो नज़र आ रही थी, कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी। जैसे आबिश अली साहब ने तो एक स्टेटमेंट भी कहा कि जी इस वक्त तो RTS का इस साल तो RTS का सिस्टम भी नहीं बैठेगा इस बार होने वाले इलेक्शन में। और बहुत सारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की स्टेटमेंट से ऐसे लग रहा है कि उनको लग रहा है कि जो अवामी JIT बन रही है उसमें वो सुरखरू भी होंगे, वो उनको जितवाएगी भी। तो आपको क्या लग रहा है कि वो इतने क्यों कॉन्फिडेंट हैं? देखें, नवाज शरीफ साहब इस दफ़ा आके जिस अंदाज से चल रहे हैं, बीइंग सियासी कारकुन जो मैं एक तजर्बा रखता हूँ, मैं ये समझता हूँ जो सबको साथ लेके चल रहे हैं। उन्होंने JUI फजल रहमान से माहिदा किया, उन्होंने GDA से किया, उन्होंने NPM से किया, उन्होंने अब हमारी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ नेगोशिएशन चल रही है। वो सबको साथ लेके जो चलने का जो एक अज़म लेके निकले हैं उसमें तो उनका है अपना भला। उसके ज़रिए से तो फिर वज़ारत उज़्मा का रास्ता उनके लिए आसान से आसान तर होता चला जाएगा। लेकिन जो उनके दाएं बाएं को उक्का दुक्का कुछ लोग हैं जो उनको जनाब दुल्ला भट्टी बनाने की कोशिश करते हैं या उनको जनाब फूलन देवी बनाने की कोशिश करते हैं या उनको ऐसी उल्टी सीधी सजेशंस देते हैं कि जनाब अब आप बड़े मजबूत और मरबूत पोजीशन में हैं, अब आप मजबूरी है इस्टेब्लिशमेंट की, अब आप जो चाहेंगे इस्टेब्लिशमेंट आपकी बात मानने पे मजबूर है। तो मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से उन्हें एडवाइस दूंगा कि आप हम्बल और पोलाइट तरीके से, जिस तरह पिछले 1.5 माह से जब से आप आए हैं ना, आप चल रहे हैं, आप वैसे चलते रहें। इसी में आपका भला भी है, आपके लिए आसानियाँ भी है, आपकी वजारत उज़्मा भी आपके करीब से करीब तर होती चली जाएगी। लेकिन खुदा न खास्ता कोई आपने एग्रेसिव सोच अपनाई, कोई आपने कंट्रोवर्सी क्रिएट की, कोई आपने कंट्रडिक्शन वाला माहौल बनाया, कोई आपने आपा धापी मारा मारी छीना झपटी टाइप और वाला सियासत माहौल बनाया, तो उसका कंसिक्वेंटली आपकी जात को नुकसान होगा। दाएं बाएं वालों को तो कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल जात को भी, फिर उनकी पॉलिटिक्स को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया जी फैजल हसन चौहान साहब हमारे साथ। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मिलती हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद बात करेंगे एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, बल्कि एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जो कि पेश आया मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके खानगढ़ में। वहाँ पर हुआ क्या कि मुलजिम ने 3 बच्चों को अगवा किया। पुलिस ने अगवा में मुलव्वस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। जो 3 मुग़वी बच्चे थे उनमें से एक की लाश मिल गई है, दूसरे को बरामद कर लिया गया है, जबकि जो कमसिन बच्ची है उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। मुजफ्फरगढ़ में 3 बच्चों का अगवाकार उनका रिश्तेदार निकला। मुलजिम बिलाल को पकड़ा तो 7 साला बच्चा बाजियाब हुआ। एक बच्चे को वो कत्ल कर चुका था, जबकि कमसिन बच्ची अब तक नहीं मिल सकी। घर वालों ने इल्जाम लगाया है कि मुलजिम बिलाल ने 2 बच्चों को कत्ल किया है। बिलाल से कोई दुश्मनी नहीं थी। लापता बच्ची के बारे में अब तक कुछ मालूम नहीं हो सका। गिरफ्तार मुलजिम से पुलिस की तफ्तीश जारी है। जो ये 3 बच्चों का इस शख्स ने अगवा किया, उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। उससे एक बच्चे को बहाफाज बरामद किया है, जबकि दूसरे बच्चे को उसने मर्डर करके खेत में फेंक दिया और तीसरी बच्ची की हम सर्च कर रहे हैं। 8 दिसंबर को मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके खानगढ़ में मुलजिम ने 3 बच्चों को अगवा किया था। मकतूल बच्चे की लाश बरामद कर ली गई।
एजाजुल हक समा, मुजफ्फरगढ़। इस अंदोनाक वाक़े में यकीनन आपका दिल भी गम से भर गया होगा। मुफ्ती वसीम बंदगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त नफ्सियात की डॉक्टर मलिहा नाज भी मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे कि ये एग्जैक्टली कौन सी नफ्सियात है और ये हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये हमारा मुआशरा किस बिगाड़ की तरफ चला गया है कि हम आए दिन ऐसे वाक़यात होते हुए देखते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जिस कदर भी इसकी मज़म्मत की जाए कम है। ये सफाकियत है, ये जुल्म है, ये जबर है, ये दहशतगर्दी है और ये हमारे माशरे के अंदर खुल्लम खुल्ला दहशत फैलाने वाला अमल है। ये तो एक आध वाक़या है जो कि मीडिया पर रिपोर्ट होता है, हाईलाइट हो जाता है, हम सबको पता चल जाता है, वरना हमारे माशरे का आलम ये है कि इस वक्त बहुत सारे ऐसे वाक़यात आए दिन हम देख रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है और किस वजह से ये हमारे माशरे के अंदर इस तरह के वाक़यात रोज़ बरोज़ रूनुमा होते हैं। देखिए, मैं सीधा सीधा इसके मुद्दे पर आता हूँ। वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि सिस्टम ठीक नहीं है, हमारा निज़ाम ठीक नहीं है। क्योंकि अगर इस्लामी पॉइंट से अगर मैं बात करूँ तो मैं ये कहूँ कि यहाँ पर अज़ानें भी रोज़ हो रही हैं, मैं ये कहूँ कि यहाँ पर नमाज़ें भी हो रही हैं, लोग हज भी कर रहे हैं, उम्रे भी कर रहे हैं, लोग ज़कात भी दे रहे हैं। क्या ये सारा अमल हमारे माशरे से जराइम को ख़त्म कर सकता है? नहीं, ये सारा अमल जराइम को नहीं ख़त्म कर सकता। जराइम उस वक्त ख़त्म होते हैं जब आप अपने माशरे के अंदर एक सिस्टम लेकर आते हैं और उसको प्रैक्टिकली उसको नाफिज़ अमल करते हैं। नहीं, निज़ाम अदल तो है लेकिन वो नाफिज नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसकी। जुर्म कैसे होता है? जुर्म हमेशा उस वक्त होता है जब आप किसी मुजरिम को सज़ा नहीं देते। अब हमारे यहाँ होता क्या है, ट्रायल होता है, वो इतना लंबा चला जाता है, बाद में कंप्रोमाइज़ हो जाता है, बाद में प्रेशराइज़ कर लिया जाता है। यूँ आखिर में जाकर नतीजा ये निकलता है कि एक ऐसा जुर्म जिसकी बाज़ गश्त पूरे माशरे में मीडिया के ज़रिए उठाई गई, आला अदालत में ले गए, सिविल सोसाइटी मुलविस हुई, अवाम का एक जज्बा सामने आया, लेकिन आखिर में जाकर क्या होता है कि वो मुजरिम बरी हो जाता है। होना ये चाहिए। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। हमारे यहाँ वो हो सकता है लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में बिल्कुल एक ऐसा वाक़या पेश आया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक छोटी बच्ची थी अंसारिया, उसको जो है किसी यहूदी शख्स ने भारी पत्थर लेकर उसका सर कुचल दिया। अच्छा, अभी वो नज़ा के आलम में थी, नबी अलैहिस्सलाम के पास लाया गया तो जब तफ्तीश शुरू हुई, वो बच्ची बोल नहीं सकती थी, मुख्तलिफ लोगों के नाम लेते गए कि किसने ये जुल्म किया उसके साथ। तो एक यहूदी शख्स का नाम लिया गया तो उस बच्ची ने सर हिलाया कि हाँ फ़लाँ ने मेरे साथ ये किया। अब उसको पकड़ कर ले आए। जब नबी अलैहिस्सलाम ने उससे तफ्तीश की, उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसको ले जाओ, जिस तरह इसने बच्ची का सर कुचला है इसी तरीके से बदले में इसका सर कुचल दिया जाए। अच्छा, अब हमारे यहाँ होता क्या है, मुख्तलिफ NGO सामने आ जाते हैं, हमारे यहाँ मुख्तलिफ लोग सामने आ जाते हैं, कहते हैं जी ये इतनी सख्त सज़ाएँ। अरे भाई, ये माशरे से जुल्म ख़त्म करना है तो आपको जिसने जुर्म किया उसके मुताबिक सज़ा दें। सज़ा देने का एक तरीक़ा मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से बताता हूँ। अगर हम ये अपने मुल्क में नाफिज कर दें तो आप देखें कि जराइम ख़त्म होते हैं कि नहीं होते हैं। जिस इलाके के अंदर इतना घिनौना जुर्म होता है उसी इलाके के अंदर चौक पर खड़ा करके उस शख्स को, उस मुजरिम को सज़ा देनी चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट के वाले से बात होती है तो लोग कहते नहीं भी अगर हम ऐसा कुछ होते हुए दिखाएंगे तो फिर लोगों के अंदर जो है ना वो टॉलरेंस जो पैदा हो जाएगी, ऐसी चीज़ें होते हुए अपने सामने मतलब देखिए, हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल नबी अलैहिस्सलाम का फरमान और उनकी दी हुई सज़ा है। आपने ये माशरे में इसलिए राइज किया था ताकि माशरे से जुल्म ख़त्म हो। आप एक दफ़ा किसी इलाके के अंदर अगर जुर्म हो, उस मुजरिम को चौक पर सज़ा दे दें, आप देखें कि वो जुर्म वहाँ से ख़त्म होता है कि नहीं होता। सामने सज़ा देने का मकसद ये होता है ताकि जितने लोग उसको देखेंगे आइंदा कभी ये जुर्रत नहीं करेंगे। दूसरा, इसके अंदर एक और मैं पॉइंट जो यहाँ पर बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी ख़राबी है, होता ये है इस तरह के जितने भी जराइम होते हैं जिससे पूरे माशरे के अंदर एक दहशत फैल जाती है, इसमें हमारी पार्लियामेंट को चाहिए बाकायदा एक कानून बनाए और इसके अंदर रियासत को मुद्दई बनना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि दूसरी पार्टी कमजोर होती है और फिर बाद में जाकर उनका कंप्रोमाइज होता है। रियासत खुद मुद्दई बने और रियासत फिर उसके मुकाबले पर खड़ी हो जाए। अगर रियासत मुखलिस है कि वो माशरे से जुर्म खत्म करना चाहती है, लेकिन होता यह है
कि रियासत भी खामोश, लेकिन हम कानून भी बहुत सारे खामोश। केसेस में देखते हैं जहाँ पे रियासत जो है वो बिल्कुल मुद्दई बनती है, क्योंकि घर वाले जैसे आपने कहा वीक होते तो वो नहीं आते, लेकिन रियासत जो है वो फिर आगे बढ़ती है। मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, ये क्या मेंटेलिटी है, ये क्या साइकोलॉजी कि आपने उठाया भी, आपने मार भी दिया, और जिस किस्म की हाइनिस किस्म का ये जो मैं जुर्म है क्या कहें, ये क्या माइंडसेट होता है? थैंक यू सो मच मदीहा। देखिए, अगर हम बात करें बच्चों को अगवा करने की और उनको कत्ल कर देने की, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है, लेकिन ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर हम बात करें अगर जिस तरह से उसमें कैनिबलिज्म, जिसमें कैनिबलिज्म हम टर्म यूज़ करते हैं, जिसमें कोई इंसान जो है किसी दूसरे इंसान का गोश्त खाए, तो या कोई भी स्पीशी अपनी ही स्पीशी के दूसरे इंडिविजुअल के साथ इस तरह से करे, तो ये इट्सेल्फ ये कोई साइकोपैथोलॉजी खुद नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट साइकोपैथोलॉजीज़ का रिज़ल्ट हो सकती है, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले तो लैक ऑफ एम्पथी, यानी कि आपके अंदर बिल्कुल एम्पथी नहीं है, और कोई भी जो इंसेन इंसान होगा वो ये इस तरह का कोई भी इर्तिकाब नहीं करेगा। तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, डिफरेंट तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इसके अंदर शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है, साइकोसिस में लोग कर सकते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ के इन्फ्लुएंस के अंदर लोग इस तरह से कर सकते हैं। एक और साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर होता है, पैराफिलिया जिसे हम कहते हैं, उसमें लोग इस तरह के चीज़ें करती हैं। तो डिफरेंट साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं वो इस अमल के पीछे कार फरमा हो सकते हैं। सही, ठीक है, ये आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, और बहुत सारी जगह आपने देखा कि ऐसे बहुत सारे वाक़यात हम देखते हैं कि जब इस तरीके की ट्रीटमेंट होती है, हमने अगवा और अगवा के बाद हमने रेप, और रेप के बाद ये भी देखा लोगों ने बच्चों को किस तरह से मार देते हैं, लेकिन कुछ जैसे ये भी वाक़या है तो इसमें वो दूसरे फैक्टर्स भी आ जाते हैं कि बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है कि लोगों को बोला कि जी तुम्हारे बेटा होगा तो अपनी 3 बच्चियों को मार दोगे, और फिर लोग वो जो कहते हैं ना कि जो बहुत सारे हम अमलियात वाले बाबे जिनको हम देखते हैं कि पूरे कराची में बहुत सारी वॉल चॉकिंग में भी इनका नंबर आया होता है, तो फिर एक फैक्टर वहाँ से भी निकलता है। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा फैक्टर भी हो सकता है कि जब ऐसा कोई ऐसा केस हमारे सामने आता है? तो देखें, इस तरह के वाक़यात तो कम आते हैं कि जो उसका रीज़न ये बनते हों, लेकिन ज़्यादातर ये जो वाक़यात हम देखते हैं इसके पीछे एक जराइम वाला ही जहन नज़र आता है। या तो जब उसकी तफ्तीश होती है पता चलता है कि ये छोटी छोटी बातों पर दुश्मनियाँ थी, ये फ़लाँ दुश्मनी की वजह से ऐसा कर लिया, फ़लाँ से हमारी नफ़रत थी, फ़लाँ से हमारा ये मामला ख़राब चल रहा था, तो इसका ताल्लुक ज़्यादातर जराइम से ही है। और देखिए, जराइम की रोकथाम होती है कानून से। जब तक देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, बारिश होती है ना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर 40 साल तक बारिश होती रहे वो माशरे को इतना साफ़ नहीं करेगी जब आप एक शरई कानून पर अमल करके मुजरिम को सज़ा देंगे, उससे माशरा साफ़ होगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक हाकिम अगर एक दिन इंसाफ के साथ गुजारे, क्योंकि इंसाफ का मतलब ये है कि कानून को अमली तौर पर शक्ल देकर आप नाफिज़ अमल करें, प्रैक्टिकली उसको करें, फरमाया 60 साल की इबादत से अफजल है। यानी बात इबादत की नहीं हो रही है, जराइम ख़त्म होंगे कानून पर अमल दरामद से। जब तक आप कानून को अमली तौर पर नाफिज नहीं करेंगे, यहाँ अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है हुकूमतें बदलती हैं, इदारों में नए सरबराहान आते हैं, उनका तकर्रुर होता है, लेकिन कोई भी शख्स संजीदगी के साथ अपने मुल्क के अंदर जराइम को ख़त्म करने के लिए काम नहीं करता है जिस तरह करना चाहिए। बस अपनी एक ड्यूटी है, उस ड्यूटी के दायरे कार में रहते हुए सब लोग काम कर रहे हैं। हम कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं आज, क्योंकि आज जुमे का दिन भी है, तो किस तरह खुतबों में कैसे बार बार बात की जा सकती है? बिल्कुल, उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह किरदार अदा भी कर रहे हैं, और इस प्लेटफार्म से भी ज़रूर मैं ये बात कहूँगा कि जिस तरह हम नमाज, रोज़ा, ज़कात के हवाले से लोगों को बताते हैं, इसी तरह माशरे के अंदर वो जराइम, वो खराबियाँ और लोगों की नफ्सियात को देखते हुए कि वो किन चीज़ों में मुलव्विस हैं, उलमाए किराम अपनी ज़िम्मेदारी को भी पूरा करें। जुम्मे के खुतबे में बिलखुसूस जराइम के हवाले से बात करें, उनकी नफ्सियात के हवाले से बात करें, फिर ये देखें कि लोगों में किस किस्म के आपस में नफ़रतें हैं, आपस में बदअखलाकी है, उस हवाले से भी लोगों को। आपने बड़ी अच्छी बात की, हमने नफ्सियात के हवाले से बात की, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर डिप्रेशन और नफ्सियाती बीमारी को तो बीमारी तस्वुर ही नहीं करते। नहीं, बिल्कुल ये भी एक बीमारी है, और जिस किस्म के माहौल में आप रहते हैं, फिर जिस किस्म के आपके इर्द गिर्द माहौल है, उसके बड़े असरात होते हैं आपके जहन पर। इसी वजह से तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर किसी को गाइड ना किया जाए, उसके जहन को क्लियर ना किया जाए, उसको हौसला ना दिया जाए, तो उससे बाज़ दफ़ा लोग खुदकुशी भी करते हैं। इसी तरह लोग जराइम की तरफ भी जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि ऐसे अफराद जो इस तरह की नफ्सियात का शिकार हो जाते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार किया करें। वो माहिरीन के पास भी जाएँ, वो डॉक्टर के पास भी जाएँ, उनको चाहिए वो उलमा के पास भी जाएँ, और ऐसे लोगों से मिलें कि जो मुस्बत राय रखते हों, जो मनफी सोच
सोच, नेगेटिव सोच ना रखते हो, ताकि उनका हौसला बुलंद करें, उनको जराइम की दुनिया से बाहर निकालें, उन्हें गलत रास्ते से बाहर निकालें और उन्हें सीधे रास्ते पर लेकर आएं। और हमारा दीन इस्लाम भी इस हवाले से रहनुमाई करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, किसी को अच्छा मशवरा देना भी सदका है। तो ये अच्छा मशवरा वही होता है, एक शख्स डिप्रेशन का शिकार है, कोई गलत कदम उठाने वाला है, किसी गलत रास्ते पर जाने वाला है, यानी ये दीगर नाफिजुल अमल कानून के साथ साथ दीगर ज़राए इस्तेमाल करके हम माशरे को अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। सही। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ चलिए मैं स्पोर्ट्स के वाले से बात भी करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे टॉपिक चल रहा है। मैं ज़रा स्पोर्ट्स पे थोड़ा सा बाद में आऊँगी, क्योंकि ऐसा टॉपिक है। क्विकली मैं आपसे बात करना चाहूँगी, मलिहा मुझे बताएं कि कब आपको लगता है कितना टाइम लगेगा अभी हमारे अंदर रियलाइजेशन आने में कि हमें अपने नफ्सियाती इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है, सिर्फ अपने अंदर रखने से, घुट घुट के रहने से इसका फ़ायदा नहीं होगा? एग्जैक्टली। देखिए, इसमें टाइम यकीनन लगेगा, लेकिन अभी जिस तरह आप लोग बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू इतनी अवेयरनेस फैलती है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आजकल अवेयरनेस फैल रही है। और मैं इसमें उलमा के बारे में भी बात करना चाहूँगी कि मेरे पास अब इस वक्त हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हमें पेशेंट्स खुद बताते हैं कि हमें लगा था कि शायद कोई जिन भूत का साया है, लेकिन हमारे जो आलिम हैं या मौलवी हजरात हैं, उन्होंने रेफ़र किया कि नहीं, आप किसी माहिर नफ्सियात को दिखाइए। बाकी जो इसमें इम्पॉर्टेंट पहलू है वो यही है कि देखें, सज़ाएं ज़रूरी हैं, लेकिन सज़ाएं जो हैं वो सिर्फ उस चीज़ को रोकेंगी जब एक जुर्म हो जाएगा। तो हमें काम करना है उस रूट पे जो इस तरह के जराइम करने वाले लोगों को पैदा कर रहा है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उस पर ट्रीटमेंट भी बाद में आती है, सबसे पहले आता है प्रिवेंशन, यानी कि हमें हुकूमती लेवल पर, हमें अपने सोशल लेवल पर, हमें हर लेवल पर प्रिवेंशन के ऊपर काम करना पड़ेगा और ऐसी अवेयरनेस फैलानी होगी हर प्लेटफॉर्म से, चाहे वो मीडिया हो, रिलीजियस प्लेटफॉर्म हो, स्कूल्स हो, गवर्नमेंट हो, कि लोगों को पता चले कि कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आगे जाके इतने घनावने जो है उनमें एंड अप कर सकती हैं। बिल्कुल जी, स्कूल लेवल से तमाम तो चीज़ें होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती वसीम बंदगी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ डॉक्टर मलिहा नासिर मौजूद थे। निहायत अहम मसले के हवाले से हमने बात की। ज़रा आगे बढ़ते हैं और मुझे बात करनी है स्पोर्ट्स के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ है, और पहले मैच में मेज़बान टीम ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर पहली बैटिंग का फैसला किया था और ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन के अख्ताम पर 5 विकेटों के नुकसान पर 340 रन बनाए थे। पर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 487 रन बनाकर आउट हो गई और पाकिस्तान की जानिब से आमिर जमाल ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 6 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि खुर्रम शहजाद के हिस्से में 2 विकेटें आईं। एक खिलाड़ी को फ़हीम अशरफ और शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया। क्या ग्रीन शर्ट्स कैंगरूज को हरा पाएंगे या नहीं, क्योंकि स्कोर तो बहुत ज़्यादा है। इसी वाले से मज़ीद जान लेते हैं। हाफिज़ इमरान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि उनका तजिया क्या कहता है। हाफिज़, मुझे ये बताइएगा कि ये जो टोटल मिला है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, बिकॉज ऑफ कोर्स उनको भी पता था कि वो टॉस जीतेंगे और ये जो पिच है ये ना सिर्फ फास्ट बॉलर्स के लिए बल्कि जो अच्छे बैट्समैन हैं उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त थी। जितना स्कोर बना लिया है, इसको चेस करना आसान होगा हमारे लिए? देखिए मदिया, सबसे पहले यह है कि जो आपने कहा कि आसान होगा, आसान तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर रन्स का खासा दबाव है और एक बिल्कुल गैर मामूली किस्म की जो सूरत हाल है उसका पाकिस्तान को सामना है। कंडीशंस वो नहीं है जहाँ पर पाकिस्तान के बल्लेबाज बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो इन हालात में ये मुश्किल तो ज़रूर है। ऑस्ट्रेलियन बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं, उनको होम ग्राउंड का भी फ़ायदा है और वो जिस एतमाद के साथ मैदान में उतरते हैं उसका भी उनको बरतरी ज़रूर है। लेकिन इसमें ये कहना कि पाकिस्तान नहीं कर सकता, ये ज़रा नामुनासिब होगा। पाकिस्तान के पास इतनी सलाहियत ज़रूर है कि वो जो इमाम हैं, अब्दुल्ला हैं, बाबर हैं, शान हैं, सरफराज हैं, सऊद शकील हैं, सलमान अली आ गए, 8 बल्लेबाज अगर आपने खिलाए हुए हैं तो फिर आपको इन रन्स के पीछे जाना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए। सलाहियत पाकिस्तान के बल्लेबाजों में मौजूद है कि वो इतने रन कर सकते हैं। पिच अच्छा है जहां पर आपको अपने शॉट्स को अगर बेहतर अंदाज में खेलें, अगर आप टेम्परामेंट के साथ खेलें, अगर आप अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट दें, गैर ज़रूरी तौर पर अपने शॉट्स जो हैं वो ना खेलने की कोशिश करें, क्रीज ऑक्यूपाई करें। जितने सेशन पाकिस्तान खेलेगा, जैसे आप देखें कि 3 और 1 4 सेशन खेल गया ऑस्ट्रेलिया, और अगर पाकिस्तान भी 4 सेशन खेलता है तो कोई इसमें वजह नहीं है कि पाकिस्तान भी अगर ऑस्ट्रेलिया जितने रन रेट के साथ रन नहीं करता, लेकिन कम से कम पाकिस्तान भी 400 या उससे कुछ ज्यादा रन तो जरूर कर सकता है अगर पाकिस्तान 4 सेशन खेलता है, 5 सेशन खेलता है। हाफिज़ इमरान, यही पॉजिटिविटी में सुबह चाहिए होती है, जितने आपने ज़बरदस्त बात की कि अल्लाह करे हम भी जो रन उतना आगे बनाएं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, हमारे
जो बॉलर्स हैं क्यों वो उतना डिलीवर नहीं कर पा रहे? मतलब शाहीन शाह अफरीदी, आई डोंट नो, खैर मुझे लगता है जब से उनकी शादी हुई बेचारे को नज़र भी लग गई है, वो वैसे परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे जैसे उनको परफॉर्म करना चाहिए था। इज़ इट बिकॉज कि उनकी पहले जो इंजरी थी वो उससे सही रिकवर नहीं हो पाए और वापस मैदान को उन्होंने रुख कर लिया? पहली लेडी है जिनसे मैंने सुना है कि जब से उनकी शादी हुई है तो परफॉर्म नहीं कर पाए, वरना तो पाकिस्तान की हर खातून ये कहती है लेडी लक लगी, लेडी लक लगी, लेडी लक चेक लगी। अब तो ये बाहर हो जाए, अब तो बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। यकीन माने हाफिज इमरान, मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि अल्लाह माफ करे कोई लक का, लेकिन मुझे लगता है नजर में तो लग जाती है ना, बड़े प्यारे लग रहे थे वो। अच्छा देखिए, ये है कि शाहीन रिदम में वापस आ रहे हैं। एक बात ये है कि वो रिदम में वापस आ रहे हैं, वो अच्छी पेस की तरफ जा रहे हैं जो कि खुश आइंदा है। उनको कंसिस्टेंट होना है। आपको T20 की तरह हर ओवर में टेस्ट मैच पे विकेट नहीं मिलता है, तो जब आपको ये पता है कि ये टेस्ट क्रिकेट है तो आपको फिर रिव्यू करना है अपनी जो हिकमत अमली है बॉलिंग की। आपको अपनी जो बॉलिंग जिस तरह से आप कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर एक प्लान बी के साथ जाना है कि मैंने बैट्समैन को यहाँ पर, उसके पास बहुत वक्त है तो मैंने उसको फंसा कर, उसको उलझा कर आउट करना है। वो शॉट खेलने के लिए आपको नहीं जाएगा, उनमें एबिलिटी है, उनको अपने कंसिस्टेंट जो लाइन लेंथ है वो पूरा सेटअप करना पड़ेगा बल्लेबाजों को, तो वो उसकी सलाहियत रखते हैं। जहां तक ताल्लुक इस चीज का ना कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स उतना ज्यादा क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, देखिए एक तो बात यह है कि सबसे पहले आमिर जमाल को और खुर्रम शहजाद को क्रेडिट देना चाहिए कि वो अपना पहला टेस्ट मैच खेले और सारी की सारी विकेटें एक लिहाज से उन्होंने हासिल की हैं, तो उनको क्रेडिट देना चाहिए। अब यह है कि क्या हम उस सतह पर नहीं है? देखें ऑस्ट्रेलिया में भी कल से ये बात हो रही है, दुनिया क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी कमेंट्री करते हुए ये बात कर रहे हैं कि ये पहला पाकिस्तान का पेस अटैक हम देख रहे हैं जिसमें जेन्युइन पेस नहीं है। तो जब आप इस जेन्युइन पेस की कमी की बात करते हैं ना, तो फिर आपको माजी में 3, 4, 5 साल पीछे जाना पड़ेगा कि पाकिस्तान के क्रिकेट में असल में हुआ क्या है कि पाकिस्तान के पास जो कि फजल महमूद, सरफराज नवाज, इमरान खान, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद समी, शबीर अहमद, आपको एक तवील फहरिस्त नजर आती है, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, कि पाकिस्तान के पास इतने शानदार फास्ट बॉलर्स हुआ करते थे, आज क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि 4-5 बरस में जो इक़दाम किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, खिलाड़ियों के जो मौके थे उनको कम कर दिया। आपने जो अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट थी, जो 4-डे क्रिकेट थी, उसके मौके महदूद कर दिए। आपका सारे का सारा ध्यान और तवज्जो जब T20 क्रिकेट की तरफ चली गई तो आप तो तैयार ही नहीं हो पाए ना। आपने तो लाहौर से टोरंटो की फ्लाइट के लिए अपने पायलट तैयार ही नहीं किए, तो आप तो लगे रहे लाहौर से कराची की फ्लाइट के लिए। तो लाहौर से कराची वाला लाहौर से टोरंटो टेस्ट मैच बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आप लाहौर से टोरंटो जा रहे हैं। क्या बात करें, मतलब क्या पायलट जब फ्यूल ही नहीं पूरा होना तो मंजिल मकसूद पे कैसे पहुंचेंगे? जब आपके पास फ्यूल ही नहीं है इतना, तो आप उतना ही उड़ेंगे जितना आपके पास फ्यूल है। अल्लाह की कसम, फिर क्रैश लैंडिंग करनी पड़ेगी। आपने बात बिल्कुल सही की मुझे, लेकिन ये बताएं, मैं चाह रही थोड़ा सा मुझे गॉसिप में जरा सुनाइए, ड्रेसिंग रूम की क्या हालात चल रहे हैं, जरा कुछ खबरें हैं आपके पास ड्रेसिंग रूम के हवाले से? देखिए ड्रेसिंग रूम पाकिस्तान का अगर आप देखते हैं ना, तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार के गया है। फौरी तौर पर तो कुछ ऐसा नहीं होगा कि कुछ गैर मामूली अंदाज में वहां पर चीजें ऐसी हों जो खराब हो सकती हों। सारे बड़े तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, शान बहुत समझदार हैं और वो पाकिस्तान की टीम को अच्छे अंदाज में लीड कर सकते हैं। उनको वक्त मिलना चाहिए और खिलाड़ियों को अब अपनी अपनी जो जात है उससे निकलकर पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए। और जो पाकिस्तान टीम के जो डायरेक्टर या कोचिंग स्टाफ है ना, उनको मुकम्मल इख्तियार देना चाहिए अपने फैसलों में शान मसूद को, उनके ऊपर अपनी सोच को आप ये मशवरा जरूर करें, लेकिन शान को फैसले करने दें, क्योंकि अगर वो गलती करेंगे तो गलती से सीखेंगे। जब वो इन्फ्लुएंस में रहेंगे या आप दबाव के तहत या उनके ऊपर अपने फैसले नाफिज या थोपने की कोशिश करेंगे तो वो एज कैप्टन ग्रो नहीं करेंगे, एज कैप्टन ग्रूम नहीं करेंगे। तो उनको बेहतर है कि उनको अपने फैसले करने दिए जाएं और ड्रेसिंग रूम के माहौल को बेहतर रखने के लिए देखें। जैसे कल 50वां टेस्ट मैच था, जब शुरू हुआ तो उससे पहले एक सुवेनियर पेश किया शान ने बाबर आजम को, और जिस शानदार अंदाज में, जिस शानदार अल्फाज में उनको उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है, तो इसका मतलब यह है कि वो अलग बैठे हुए जब मीटिंग कर रहे हैं वहां पर भी, और जब ये पब्लिक में जब अवामी सतह पर बात करते हैं तो उस तरह से भी उनको अपने खिलाड़ियों को उठाना और उनकी इज्जत में इजाफे के लिए जो काम करना है वो कर सकते हैं। बिल्कुल जी, और ये पॉजिटिव माहौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक अच्छा मैसेज भी जाए, और जब सिनर्जी ही तब टीम में बनती है जब आपस में एक दूसरे के लिए पॉजिटिव वाइब्स हों। बहुत शुक्रिया जी हाफिज इमरान नवाज थे, और अल्लाह करे जी यही दुआ करें कि जो हम जिंक्स इतने अरसे से रहे हैं कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 3 दिहाइयों से कोई टेस्ट मैच नहीं जीता, तो अल्लाह करे जी इस बार वैसे भी हालात काफ़ी गैर मुतवक्के चल रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार पाकिस्तानी टीम कोई बहुत बड़ा वहाँ पर एक अपसेट भी करते। खैर क्रिकेट के हवाले से एक और अच्छी खबर भी आपको दें कि पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम T20 एशिया कप में बैक टू बैक चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल कर चुकी है। टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी ने पाकिस्तान व्हीलचेयर टीम को 36 लाख रुपए का नकद इनाम दिया है, जो कि एक खुश आइंद इक़दाम है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आंखों की मुहलिक बीमारी में मुब्तला अफराद के लिए खबर ये है कि पंजाब हुकूमत ने एविस्टिन इंजेक्शन के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। ड्रग टेस्टिंग लैब पंजाब एविस्टिन को महफूज करार दे चुकी है और एविस्टिन इंजेक्शन आँख की शरियानों की बंदिश खोलने में इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी वाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर। हम उनसे मजीद तफसीला जानेंगे। दानियाल, मुझे बताएं कि ये जो एविस्टिन जो दवा है, इंजेक्शन है, जिसको रोक दिया गया था, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि दोबारा से जो है इसकी इजाज़त दे दी गई है और अब कहा गया है कि जी ये महफूज है लोगों के लिए? देखिए मदीहा 23 सितंबर को समानी ही ये ख़बर जो है, स्कैंडल जो है वो पूरा बेनकाब किया था, जिसके अंदर लाहौर और कसूर में इनिशियली पेशेंट्स रिपोर्ट हुए थे जिनको डायबिटीज़ थी और चूँकि जिनको डायबिटीज़ होती है, ज़्यादा शुगर होने की वजह से, हाइपरग्लाइसीमिया होने की वजह से उनकी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि एविस्टिन, जो कि वैसे तो कैंसर के लिए इस्तेमाल होने वाला ये ड्रग है, उसको अगर आँखों में इस्तेमाल किया जाए तो आपकी जो ब्लाइंडनेस है डायबिटीज़ की वजह से उसको रोका जा सकता है, जिसके लिए ये जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं ये इस्तेमाल करते रहे। लेकिन ये उससे 1 और 2 रोज़ पहले जो एविस्टिन आँखों के लिए इस्तेमाल हुए थे, उनमें इनिशियली लाहौर और कसूर और फिर बाद में जब पंजाब हुकूमत ने इसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी करवाई तो तकरीबन 70 से ज़ायद मरीज़ पूरे पंजाब से रिपोर्ट हुए जिनकी आँख जो बिनाई है वो चली गई थी। जिसके बाद पूरा चेक किया, ड्रग टेस्टिंग की जो लैब्स हैं उन्होंने लाहौर में मॉडल टाउन में एक निजी अस्पताल था, उस पर छापा मारा गया, जहां पर ये पता चला कि जो स्टरलाइजेशन है उसका प्रोसेस इफ़ेक्ट हुआ है, बैक्टीरिया जो है वो दाखिल हुआ है इस इंजेक्शन के अंदर और वो लोगों की आंखों में गया है जिसने उनको ब्लाइंडनेस कॉज की है, उनकी जो बिनाई है वो चली गई है। जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने बहुत सारी इंक्वायरी करवाई, कोशिश की गई कि उन लोगों की बिनाई वापस आ सके, लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं हुआ। उसके बाद जो बैनुल-अक़वामी कंपनी है रॉश, जिसका इंजेक्शन है एविस्टिन, उसके जो ओहदेदार हैं वो भी पाकिस्तान आए, पंजाब गवर्नमेंट से मिले, उन्होंने यहाँ पर आकर सारी सिचुएशन बताई। जिसके बाद जो ड्रैप है और पंजाब की जो ड्रग टेस्टिंग लैब है उन्होंने क्लियर करा दिया जिन लोगों की बिनाई चली गई है वो वापस आ सके। जिन लोगों की बिनाई चली गई है वो वापस नहीं आ सकी, इस पर तो बिल्कुल इनकार कर चुकी है पंजाब गवर्नमेंट भी, तमाम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी, क्योंकि जो आँखों के अंदर इन्फेक्शन है वो इतनी बुरी तरह से फैल चुका है कि अब उनके लिए बहुत मुश्किल है। और इस केस के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है चौधरी मंजूर, उनके भाई भी शामिल थे जिनकी बिनाई जो है वो मुतासिर हुई ख़वातीन थी। कुछ लोगों को एक आँख में लगी, कुछ लोगों को दोनों आँखों में लगी, जिसकी वजह से दोनों आँखों से जो देखने के लिए फॉर लाइफ वो लोग जो है वो ब्लाइंड हो गए। अब जो एविस्टिन है उसको आंखों के इस्तेमाल की दोबारा इजाज़त दे दी गई है। जो प्रोसेस इफ़ेक्ट हुआ था, पंजाब गवर्नमेंट ने जो तहकीकात की उसमें ये बात साबित हुई कि जो ड्रग है इसको ख़ास टेम्परेचर के ऊपर ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, इसको लेके जाया जा सकता है, जो कि नहीं किया जाता रहा। बहुत सारी जो राइड हेलिंग ऐप्स हैं उनके थ्रू ही ये मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जाता रहा। मोटर बाइक सवार जो है वो इसको लेकर जाते रहे, उसको प्रॉपरली आइस क्यूब्स में नहीं लेके गए और साथ ही साथ कई बसेस के कंपार्टमेंट्स में वो गया जहां पर जिन दिनों बारिश थी उन दिनों बारिश का जो गंदा पानी है वो भी इस ड्रग के अंदर एंटर हुआ, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो कॉज हुआ और लोगों की जो बिनाई है वो मुतासिर हुई है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट जिसकी वजह से इतने लोगों की आंखों की बिनाई चली गई और वापस भी नहीं आ सकती। ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया जी। दानियाल उमर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा तफसीली तौर पे हमें बता रहे थे कि जो तमाम तर इंसिडेंट और जो एक तरह से जो एक्सीडेंट हुआ था इस इंजेक्शन के लगाने से वो आपके साथ शेयर कर रहे थे। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस वाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये कही गई जो एविस्टिन इंजेक्शन है इसके दोबारा क्योंकि इस्तेमाल की इजाज़त मिल गई है तो तहकीकाती रिपोर्ट ने बैनुल-अक़वामी कंपनी को क्लियर करार दिया था। क्या SOPs तैयार किए गए हैं इस एविस्टिन के लिए कि अब आगे इससे कोई ऐसा लोगों को बड़ा नुकसान ना हो? हमने इसके यूज़ का तरीक़ाकार SOP बिल्कुल वाज़िया कर दिया है कि उस SOP के ज़रिए लगेगा, ये ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। जो आई के स्पेशलिस्ट हैं, चंद स्पेशलिस्टों को हमने लाइसेंस याफ्ता किया है और उन लोगों के पास
बहुत रेजिस्टेंस थी इस बात पे, लेकिन हमने इंसिस्ट किया अपने एसओपी में कि उनके पास एंटीसेप्टिक कैबिनेट होनी चाहिए, स्टेराइल कैबिनेट होनी चाहिए, जो कि काफ़ी महंगी चीज़ है, लेकिन इंसानी बिनाई से या इंसानी जान से ज़्यादा महंगी नहीं है, कोई 8-10 लाख की है। वो उनके पास होगी, उनको लाइसेंस मिलेगा हेल्थ केयर कमीशन से, फिर ही वो ये टीका इस्तेमाल कर सकेंगे मरीज़ों में, वरना नहीं कर सकते। और एक दफ़ा जब वो वॉयल खोल देंगे तो 4 घंटे में या तो इस्तेमाल कर लें या फेंक दें, यहाँ से पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में सप्लाई नहीं हो सकेगी, ये गैर कानूनी होगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये आइंदा नहीं होंगी, और जो अपनी उम्मीद लेके आते हैं अपनी आँख की बिनाई बचाने के लिए कि उनकी बिनाई बची रहेगी और इस तरह की क्रिमिनलिटी अवॉइड होगी। ये डॉक्टर साहब आपसे भी जानना चाहूँगी कि जैसे हमारे नुमाइंदे भी हमें बता रहे थे कि जो अफराद जिनकी क़ुव्वत बिनाई चली गई है वो वापस नहीं आई, तो उसके वापस आने की कोई उम्मीद है, कोई चांस है? देखिए, उम्मीद तो हमेशा अल्लाह ताला के घर से होती है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से 90% कोई उम्मीद नहीं है। कुछ 1-2 लोगों की माइल्ड सी परसेप्शन, यानी कि बहुत थोड़ी बिनाई वापस आई, लेकिन ज़्यादातर की इन 30 के करीब लोगों की अनफॉर्चुनेटली किसी कोई लकी था तो उनकी एक आंख में टीका लगा था, लेकिन जिनकी 2 आंख में लगा है उनके ज़्यादा सीरियस इशू हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि बनाई वापस आने की इतनी अब क्योंकि इसको काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, 2 माह गुजर चुके हैं, अब चांस कम होगा उनकी बनाई वापस आने का। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहेगा कि पाकिस्तान में अद्वियात के ऐसे केसेस पहले भी सामने आ चुके हैं, तो कितना अहम है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी कि वो तवज्जो दे तमाम सूरत हाल पर? देखें, मेरा ख्याल है कि इस पर्टिकुलर केस में फार्मा इंडस्ट्री का इतना कसूर नहीं था। कसूर था तो हमारे माफिया का था, जो इसको बड़ी वायल से छोटे वायल में भर रहे थे, बड़े नामी गिरामी हॉस्पिटल्स भर रहे थे और एसेप्टिक तरीके से नहीं भर रहे थे। और दूसरा, कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी थे जो गैर मेयारी तौर पे इसको लगा रहे थे, और सबसे बढ़ के जो बीच में एजेंट्स थे जो इसको ट्रांसपोर्ट करते थे यहाँ से जहाँ पे ये गैर मेयारी तौर पे भरा जा रहा था, और फिर बिल्कुल ही गैर मेयारी तरीके से इसको 4-5 घंटे 6-8 घंटे की मुसाफत पे ले जाया जाता था, गर्मी में, बारिश में। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये वजूहात थी। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ लेसन लर्न होगा वो ये होगा, और हमने वो लर्न किया, और हमारी कमेटी की जो मेरी सरबराही में वज़ीर आला पंजाब ने बनाई थी, उसकी पहली रिकमेंडेशन भी यही है कि हमारा फार्मोको विजिलेंस मैकेनिज़्म फ़ाल होना चाहिए। और अब गवर्नमेंट उस पर बहुत तवज्जो दे रही है। यहाँ पे जब रिएक्शन किसी को होता है तो पहले रिएक्शन पे हमें एक्शन करना चाहिए, ना कि 32 लोगों की बिनाई चली जाए तो हम जागें। बिल्कुल सही जी, ये बड़ा मैटर करता है कि रिएक्ट किया तो कब किया। अच्छा, ज़रा से हट की बात भी करूँगी कि यंग डॉक्टर्स और पंजाब हुकूमत ने मामला भी काफ़ी जो है वो साज़गार नहीं है, और डॉक्टर्स ने निगरान हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? जहाँ तक करप्शन के इल्ज़ाम हैं तो मैं समझता हूँ कि उसकी अगर उनके पास सबूत हैं तो सामने लाएं, बिल्कुल हम हाज़िर हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो ये रीवैम्पिंग की गई है 100% शफाफियत से की गई है, 100% प्रोसीजर फॉलो हुआ है, तभी तो थोड़ी डिले भी हुई कि हमें एडवर्टाइज़ की। अखबारों की इश्तिहारात मौजूद हैं रिकॉर्ड के लिए। उसके बाद सारी डिज़ाइनिंग और इसका स्कोप जो किया वो IDAP ने, जो गवर्नमेंट का अदारा है, उसने बड़े अच्छे तरीके से किया। और इसकी एग्जीक्यूशन जो की वो CNW कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने की, और बिल्कुल इसका ऑडिट हो रहा है और होगा भी, और वो भी हम पब्लिक करेंगे।
चलिए, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर जावेद अकरम, इस वक्त निगरान हुकूमत के पार्ट में वो हमारे साथ मौजूद थे। अब ज़रा आपको थोड़ा बहुत मैं मूड चेंज करती हूँ, कुछ एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री के हवाले से बात भी होनी चाहिए। और आप लोग जो बुक इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा फॉलो हैं, उनके सामने वो जो फॉलो कर रहे हैं उनके सामने तो खबर ऑलरेडी आ चुकी होगी। हमारे अदाकार आपको मालूम है कि वो किसी से भी कम नहीं है, हॉलीवुड और बॉलीवुड के अदाकारों को मात देना जानते हैं। मारूफ अदाकार वहाज अली ने अदाकारी के ऐसे जौहर दिखाए हैं कि गैर मुल्की भी तारीफ किए बिना ना रह सके। बरतानिया के एक मशहूर अखबार ने वहाज अली को नंबर 1 पाकिस्तानी स्टार करार दे दिया है। अदाकार वहाज अली रवां साल की एशिया की 10 मकबूल तरीन शोबिस शख्सियात की फहरिस्त में भी शामिल हो गए हैं और टॉप 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ की फहरिस्त में 9वें पोजीशन पे जनाब हमारे वहाज अली आ गए हैं। सो अभी तो कहते हैं ना कि शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। हेल्थ के हवाले से बड़ी कंसर्निंग खबर है, जिसके हवाले से मुझे बात करनी है कि हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों की अद्वियात एक बार फिर से नायाब हो गई हैं। परेशान हाल मरीज़ या उनके अहले खाना दवाओं के लिए दर बदर धक्के खाने पर मजबूर हो रहे हैं। जिसके पास ये दवाइयाँ हैं वो ब्लैक में मनमानी कीमत पर ये दवाइयाँ फ़रोख्त कर रहा है। ये एक ऐसी गंभीर सिचुएशन है जिस पर फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन मेडिकल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन डॉक्टर कैसे सज्जाद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब ये कहेगा कि शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की अद्वियात, ये तो वो अद्वियात हैं जो कि अगर हम अपनी आबादी देखें तो उसमें जो स्पेसिफिकली वो आबादी जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा है तो उनमें 50 से ज़ायद फीसद तो आबादी जो है वो ये तमाम तरह अद्वियात इस्तेमाल करती हैं। ऐसी अद्वियात का ना मिलना और फिर नायाब होना, ये कितनी खौफनाक बात है। डॉक्टर साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि देखिए, अगर मैं शुगर, ब्लड प्रेशर, इन अद्वियात के वाले से बात कर रही हूँ तो ये वो अद्वियात हैं, ब्लड प्रेशर की, दिल की अद्वियात, शुगर की, जो कि अगर हम देखें एक पर्टिकुलर एज के बाद, अगर मैं चलें 40-45 भी एज बढ़ा दूँ और उसके बाद अगर हम जाके देखें तो आधी से ज़्यादा परसेंटेज जो लोग हैं वो तो ऑलरेडी इसकी मेडिसिन ले रहे हैं। और अगर ये मेडिसिन उनको ना दस्तयाब हों, ये नायाब हों, तो फिर तो बड़ी खौफनाक सिचुएशन है। चलिए जी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं डॉक्टर कैसे सज्जाद को जो है वो दोबारा से इस मसले के हवाले से ले लूं, क्योंकि इन अद्वियात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो अद्वियात हैं जो कि जान बचाने वाली अद्वियात हैं। जान बचाने वाली अद्वियात के हवाले से मैंने बात की तो उन बच्चों के हवाले से बात भी करूँगी जो कि सबको जान से ज़्यादा प्यारे थे और जिनकी जानें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। मैं साने की बात करूँगी। साने APS के हवाले से आज भी लोगों के जहनों में वो ताज़ा है। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख़ का वो स्याह दिन था जहाँ मासूम बच्चों को, निहत्ते बच्चों को शहीद कर दिया गया। 16 दिसंबर को किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये दिन जाते जाते कितनी भयानक यादें छोड़ जाएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल में 8वीं 9वीं 10वीं जमात के तालिब इल्म ऑडिटोरियम में जमा थे, जहाँ बच्चों को तरबियत दी जा रही थी। किसी के गुमान में भी नहीं था कि चंद लम्हे बाद दिल दहला देने वाली क़यामत शुरू हो जाएगी। मासूम और नन्हे बच्चों को मिटाने की गर्ज से दहशत गर्द स्कूल में दाखिल हुए थे और गोलियों की उन्होंने बौछार कर दी थी। मासूम बच्चों को खून में नहला दिया गया। इस साने में तलबा, प्रिंसिपल, असातिज़ा और दीगर अमले समेत 140 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे। पाक फ़ौज के जवानों ने सफ़ाक कातिलों को अंजाम तक पहुँचाया था। साने APS के शोहदा का लहू कौम पर हमेशा कर्ज रहेगा। हम उन शोहदा और उनके अहले खाना को सलाम पेश करते हैं और ये दुआ करते हैं कि उनकी जो फैमिलीज़ हैं, अल्लाह पाक उनको सब्र दे, उनको अजर अज़ीम दे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सानहा था। और आपको बताती चलूँ क्योंकि मैंने इस पूरे टॉपिक पर हमने समा से हर बरसी हम जाके शावर में मनाते भी थे, तो उनमें से तकरीबन 30-31 बच्चे तो ऐसे थे जो कि अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। ये बहुत बड़ा सानहा था। इस सानहे को बुलाना आसान नहीं होगा। पेरेंट्स जो है वो हमारी दुआओं में हमेशा रहेंगे। अच्छा जी, डॉक्टर साहब जो है इससे पहले क्योंकि मैं बात कर रही थी कि 3 अद्वियात, शुगर, ब्लड और साथ में दिल की जो अद्वियात हैं वो मार्केट से बिल्कुल नायाब हो चुकी हैं। डॉक्टर कैसे सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी खौफनाक बात है। अगर ये इन 3 मरीज़ जो कि हर पाकिस्तान में देखा जाए तो हर 5 में से 3 अफराद को तो ये मर्ज़ लाहक होता है, अगर उनकी अद्वियात ही नहीं मिल रही तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत हल्की आपकी आवाज़ आ रही है, अगर इसको वॉल्यूम बढ़वा जी ज़रूर, अच्छा होगा। बिल्कुल। देखिए, ये बहुत बदकिस्मती है कि जो हमारे यहाँ ऐसी दवाइयाँ जिसका
कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो कि जान बचाने वाली अद्वियात हैं, ये ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल की बीमारियां, और इसके अलावा भी कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती है मरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो वही दवा लेता है तो मुतमईन होता है। तो ऐसी दवाओं का की किल्लत होना, मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं होना बड़ी बदकिस्मती है, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत की सरासर जिम्मेदारी है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, और ये काफ़ी अरसे से चल रहा है, ये कोई आज की कल की बात नहीं है। इस पे बारहा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने और दूसरे इदारों ने बारहा इस पे बात की है कि देखिए जो एसेंशियल मेडिसिन हैं या जिसको आप इमरजेंसी की मेडिसिन कह रही हैं, ये इसकी अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, और अवेलेबिलिटी फ्रीली अवेलेबल हो, यानी कि हर जगह पे मेडिकल स्टोर पे जाए और उसको मिल जाए। अभी सूरत हाल ये होती है कि एक दवा लिख के दी गई, उसको ब्लड प्रेशर की या शुगर की वो या दिल की कोई ऐसी बीमारी के हवाले से दवा लिख के गया, तो वो बेचारा एक मेडिकल स्टोर से दूसरा, दूसरे से तीसरे, और इस तरह से वो शहर के चक्कर काटता रहता है, और बेचारा बीच में परेशान होता है कि अगर ये दवा नहीं मिलेगी तो मेरे वालिद, मेरे भाई या मेरी माँ को क्या होगा, वो बेचारा परेशान होता है। तो इस हालत में जबकि हमारे मुल्क की में जो इकोनॉमी की पोजीशन है, जो कि महंगाई का जो परेशानी है इस वक्त लोगों को, उसके अलावा इस सेहत के हवाले से वो बेचारा मर दर्द के प्राइवेटली डॉक्टर की फीस दे के दिखा देता है, लेकिन दवा अवेलेबल नहीं है। ये बहुत अफसोस। बिल्कुल जी, और वाकई अब तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स इतनी महंगी होती हैं, और इतने अपॉइंटमेंट्स के बाद अगर आपको जी दवाइयाँ ही दस्तयाब ना, तो क्या फ़ायदा। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर कैसे सजाद हमारे साथ मौजूद थे। आज का खत्म होता है, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। अल्लाह हाफिज़।